मैं कई दिनों से अपनी मालकिन को देख रहा था। वह इतनी सुंदर थे कि जब भी मैं उन्हें देखता मुझे लगता जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने खड़ी हो। उनकी चाल डाल, बोलने का तरीका और चेहरे की मासूमियत मुझे अनायास ही अपनी ओर खींच लेती थी। कई बार मन में ऐसे ख्याल आते जिन्हें मैं खुद ही गलत समझकर दबा देता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी किसी नासमझी की वजह से मेरी नौकरी पर आँच ना आ जाए। यह नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि घर का पूरा खर्चा इसी से चलता था। गांव में मेरी माँ और 4 बहनें थीं और पिताजी का देहांत कुछ साल पहले ही हो चुका था। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे और मशीन की खराबी के कारण उनकी जान चली गई थी। उस दिन के बाद से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं उस समय उम्र में छोटा था और अनुभवहीन था। मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। मजबूरी में मुझे मजदूरी करनी पड़ी। गांव में काम बहुत कम मिलता था और इसलिए किसी ने सलाह दी कि शहर जाकर काम करूं। वहां से मेहनत का सही दांव मिलता है। मैंने माँ से बात की। माँ पहले तो नहीं मानी, लेकिन घर की हालत देखकर उन्होंने रोते हुए मुझे जाने की इजाजत दे दी और भगवान से मेरी सलामती की दुआ मांगते हुए मुझे विदा किया। शहर आकर मैं बहुत घबरा गया था। गांव का सीधा साधा लड़का था और यहाँ की तेज और रफ्तार में जिंदगी मुझे समझ नहीं आ रही थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, फिर भी पेट की आग ऐसी थी कि सब कुछ सहना पड़ता। मैं दिन रात नौकरी की तलाश में भटकता रहा और आखिरकार एक जान पहचान वाले की मदद से मुझे एक बड़े घर में काम मिल गया। शुरुआत में मेरा काम घर के अंदर ही था। झाड़ू पोछा, सामान लाना, ले जाना और छोटे मोटे घरेलू काम। इसी वजह से मुझे मालकिन के आसपास रहने का मौका मिलता था। मैं उनका बहुत आज्ञाकारी नौकर था। जब भी वे बुलाती, मैं तुरंत हाजिर हो जाता और उनका काम बिना किसी शिकायत के पूरा करता। शायद इसी वजह से मालकिन मुझसे खुश रहती थी। कभी कभी वे मुझे इनाम के तौर पर कुछ पैसे भी दे देती थी, जिससे मेरा मन और ज्यादा लगने लगा। उनका पहनावा शहर की महिलाओं जैसा था, कभी जीन्स टॉप तो कभी बिना बाजू के कपड़े। मेरे गांव में औरतें हमेशा सिर ढककर रहती थीं, इसलिए यह सब मेरे लिए नया था। कई बार मैं जेब जाता और नजरें झुका लेता। मालकिन मेरी इस झिझक को देखकर हंस देती और कहती, नीलेश, तुम बहुत सीधे हो। उनकी बातों में कोई गलत भाव नहीं होता था, लेकिन मैं खुद को हर वक्त संभाल कर रखने की कोशिश करता था। एक दिन वह बाजार से बहुत थकी हुई लौटी। घर आते ही उन्होंने सोफे पर अपना सामान रखा और वहीं लेट गई। फिर मुझे आवाज दी, नीलेश, जरा ठंडा पानी ले आओ। मैं तुरंत पानी के लेकर आया। पानी पीकर उन्होंने थकी आवाज में कहा, आज बहुत थक गई हूँ, जरा पाँव दबा दो। मैं उनके पाँव के पास बैठ गया और धीरे धीरे पाँव दबाने लगा। मुझे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वह आंखें बंद की आराम कर रही थी। तभी अचानक साहब घर आ गए। उन्हें देखते ही मैं घबरा गया और तुरंत खड़ा हो गया। साहब ने एक नजर हम दोनों पर डाली। मालकिन ने भी आंखें खोल दी और मुस्कुराते हुए बोली, आप आ गए? मैं आपका इंतजार कर रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, नीलेश, साहब के लिए भी पानी ले आओ। मैं तुरंत किचन की ओर चला गया। उस समय मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे साहब ने मेरे मन की हालत समझ ली हो। वापस आकर मैंने साहब को पानी दिया। उन्होंने रिवाज में कहा, इस घर में संभल कर रहना और अपनी ड्यूटी ठीक से निभाना। उनकी बातों का मतलब मैं उस समय पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके बाद मैंने खुद पर और ज्यादा नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद बगल के घर में चोरी की घटना हो गई। फायरिंग हुई और हमारे घर का चौकीदार घायल हो गया। अब साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि जब तक नया चौकीदार नहीं मिलता तब तक मुझे ही गेट पर ड्यूटी करनी होगी। मैं मना करना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। अब मेरा काम घर के बाहर हो गया और मैं गेट पर बैठकर आने जाने वालों पर नजर रखने लगा। इससे मुझे मालकिन कम दिखाई देने लगी और मेरा मन बेचैन रहने लगा। पहले वह हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती थी, अब बस कभी कभार ही दिखती थी। इसी बीच गांव से अजमा का फोन आया। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और कुछ पैसे लाने की कहा। मैंने मालकिन से छुट्टी मांगी। उन्होंने 3 दिन की छुट्टी दी और तनख्वाह के साथ कुछ आंतरिक पैसे भी दिए। उनका यह व्यवहार देखकर मेरा मन भर आया। मैं गांव पहुंचा तो माँ और बहनें मुझसे लिपट कर रोने लगी। माँ ने कहा, तू बहुत कमजोर हो गया है,
शहर की हवा तुझे रास नहीं आई। मैंने उन्हें दिलासा दिया और पिताजी से मिलने चला गया। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं टूट गया लेकिन खुद को संभालने रखा। मैंने मन ही मन तय किया कि उन्हें बड़े अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात पिताजी हमेशा के लिए मैं छोड़कर चले गए। घर में कोहरा मच गया। माँ और बहनों की हालत देखकर मेरा कलेजा फट रहा था, लेकिन मुझे ही मजबूत बनना था। अंतिम संस्कार के बाद मैंने मालिक को सूचना दी। उन्होंने भी दुख जताया और खर्च ये के लिए पैसे भेज दिए। कुछ दिन गांव में रुककर मैं वापस शहर लौट आया। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी और मैं फिर से उसी गेट पर चौकीदारी करने लगा। शहर लौटने के बाद मेरी जिंदगी और भी बोझिल हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद अम्मा और 4 बहनों की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरे सिर पर आ चुकी थी। सुबह गेट पर चौकीदारी करता, दिन भर आने जाने वालों को देखता और रात को थका अपने छोटे से कमरे में चला जाता। मेरा मन किसी काम में नहीं लगता था। पहले घर के अंदर काम करते हुए कम से कम मालकिन की आवाज सुनाई देती थी और अब वह भी नहीं होता था। गेट से घर के अंदर का हिस्सा दिखाई नहीं देता था। सिर्फ तब नजर आती जब वह कहीं बाहर जाती या लौटते हुए कई बार मैं जानबूझकर नजरें फेर लेता, क्योंकि दिल कमजोर पड़ जाता था। साहब अब भी देर रात घर आते हैं। कभी कभी आधी रात के बाद उनकी गाड़ी आती और वह बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में चले जाते। मुझे लगता था जैसे घर के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मैं एक नौकर था, ज्यादा सोचने का हक नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन से पता चला कि मालकिन कुछ समय के लिए दूसरे शहर अपनी बहन के घर गई हुई है। यह सुनकर मुझे अजीब सी खालीपन महसूस हुआ, जैसे घर और भी सुना हो गया हो। रोज गेट पर बैठकर मैं उनके लौटने का इंतजार करता रहा। आखिर कई दिनों बाद वो वापस लौटी, लेकिन इस बार उन्हें देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। चेहरा उतरा हुआ, आंखों के नीचे गहरे निशान और चाल में कमजोरी। पहले जहां वह हंसती मुस्कुराती थी, अब वहां चुप्पी थी। मैंने दूर से यह सब महसूस कर लिया। कुछ दिनों तक मैं चुप रहा। फिर एक दिन हिम्मत करके पूछ लिया, मैडम आपकी तबीयत ठीक है ना? उन्होंने हल्के सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ नीलेश, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आवाज में पहले वाली मजबूती नहीं थी। अब वह ज्यादा समय अपने कमरे में ही रहने लगी। बाहर निकलना लगभग बंद हो गया था। साहब का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था। वह पहले की तरह उनसे बात करते नजर नहीं आते। कई बार तो ऐसा लगता था जैसे दोनों के बीच कोई दीवार खड़ी हो गई हो। इन सब बातों का असर मुझ पर भी पड़ रहा था, क्योंकि मैं मन से मालकिन के लिए चिंता करने लगा था। एक रात साहब घर पर नहीं थे। काफी देर हो चुकी थी और घर में सन्नाटा था। मुझे अचानक ख्याल आया कि कहीं मालकिन को फिर से कोई परेशानी तो नहीं हो रही। मैंने उनके कमरे के पास जाकर आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने दोबारा आवाज दी, फिर भी सन्नाटा। तभी मैंने देखा कि वॉशरूम की लाइट जल रही थी। मन में डर बैठ गया कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। कुछ पल मैं वहीं खड़ा रहा, फिर दौड़कर काम वाले को बुलाया और कहा कि मालकिन जवाब नहीं दे रही, दरवाजा खोलना होगा। काम वाले भी घबरा गए और चाबी लेकर आई। जैसे ही दरवाजा खुला हम अंदर पहुंचे और देखा कि मालकिन वॉशरूम में जमीन पर गिरी हुई है। काम वाली घबराकर चिल्लाई और मैं तुरंत आगे बढ़ा। मैंने जल्दी से उन्हें ढक दिया और ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी तुरंत अस्पताल के लिए निकाली। रास्ते भर मेरा दिल कांपता रहा। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें अंदर ले लिया और बताया कि उन्हें दिल का तेज दौरा पड़ा है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बहुत गंभीर हो सकती थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत साहब को फोन किया। वह भी जल्द ही अस्पताल पहुंच गए। अगले 2 दिन बहुत भारी थी। मैं वहीं अस्पताल के बाहर बैठा रहा। न ठीक से खाना खाया, न नींद आई। बस दुआ करता कि मालकिन ठीक हो जाए। आखिर डॉक्टरों ने बताया कि खतरा टल गया। यह सुनकर मेरी आंखों में अपने आप आंसू निकल आए। जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली और वह घर लौटी तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। कि कुछ दिन बाद एक शाम उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, नीलेश, मुझे सब पता है। उस रात तुमने ही समय रहते मुझे अस्पताल पहुंचाया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं बच नहीं पाती।
उनकी बात सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हारे बहुत आभारी हूँ। उनकी आंख भर आई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पर बहुत भारी पड़ जाती है। साहब ने मुझे अंदर से तोड़ दिया है। उन्होंने किसी और को अपना लिया है। यह कहते हुए उनके आंसू बहने लगे। मैं कुछ भी कह नहीं पाया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उनका दर्द साफ नजर आ रहा था और मेरा दिल भी भारी हो गया था। मालकिन की आंखों में आंसू देखकर मेरा मन बहुत भारी हो गया था। मैं उन्हें ऐसे हाल में पहली बार देख रहा था। पहले वह हमेशा मजबूत और आत्मविश्वास से भरी रहती थी, लेकिन उस दिन उनके चेहरे पर गहरी टूटन साफ नजर आ रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, नीलेश, कभी कभी लगता है इंसान सब कुछ होते हुए भी बहुत अकेला रह जाता है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें झुका लीं। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मैं एक नौकर था और उनके दर्द की वजह उनका निजी जीवन था। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने खुद को संभाला और कहा, अब तुम जाओ नीलेश, मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं सिर झुकाकर बाहर आ गया, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार उनका उदास चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल बहुत शांत रहा। मालकिन ज्यादातर अपने कमरे में रहती और साहब पहले की तरह देर रात आते थे। दोनों के बीच बातचीत लगभग खत्म हो चुकी थी। मुझे लगता था कि इस घर की दीवारों में भी अब बस खामोशी बस बक गई है। मैं अपनी ड्यूटी करता रहा, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता था। कभी माँ और बहनों की चिंता होती तो कभी मालकिन की हालत याद आ जाती। एक दिन माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि गांव में हालत मुश्किल है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। यह सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे कोई बेहतर नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन फिलहाल ये नौकरी छोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि यही एक सहारा था। कुछ समय बाद मालकिन की तबीयत थोड़ी संभलने लगी। वह कभी बाहर आकर बैठने लगी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नीलेश, तुम्हें अगर कभी कोई परेशानी हो तो मुझे जरूर बताना। उनकी आवाज में अपनापन था जिससे मेरा मन भर आया। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैडम, आपकी दुआ से सब ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपने कामों में दिल लगाना शुरू किया, लेकिन पहले जैसे रोना कभी नहीं लौटे थी। एक शाम साहब और मालकिन के बीच बहस हो गई। आवाजें बाहर तक आ रही थी। मैं गेट पर था, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। मालकिन कह रही थी कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया है और साहब सफाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई कम और मजबूरी ज्यादा लग रही थी। वह बहस मेरे दिल पर गहरी चोट कर गई, क्योंकि मुझे पहली बार एहसास हुआ कि रिश्ते पैसे और रुतबे से नहीं चलते। उसे रात के बाद मालकिन और ज्यादा चुप रहने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने घर से बाहर जाना लगभग बंद कर दिया। मैं कई बार सोचता था कि उनसे बात करूं, उन्हें हौसला दूं, लेकिन अपनी हद याद आ जाती थी। इसी बीच साहब ने मुझसे कहा कि कुछ समय के लिए वह शहर से बाहर जा रहे हैं और घर की जिम्मेदारी मुझ पर होगी। यह सुनकर मैं घबरा गया, लेकिन मजबूरी में हाँ कर दी। साहब के जाने के बाद घर और भी सुना हो गया। मालकिन की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई थी। मैं हर काम और ज्यादा ध्यान से करने लगा ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। एक रात जब मैं गेट पर बैठा था, तब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। तभी मुझे अंदर से मालकिन की आवाज सुनाई दी, नीलेश, मुझे डर लग रहा है। ये सुनते ही मैं तुरंत अंदर गया और उन्हें डांडस बंधाया। उस समय मुझे पहली बार लगा कि वह सच में अकेली है और किसी सहारे की तलाश में है। मैंने बस इतना कहा, मैडम, मैं बाहर ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। उस रात के बाद से मेरे भीतर कुछ बदल सा गया था। अब मैं सिर्फ अपनी नौकरी निभाने वाला नौकर नहीं रह गया था, बल्कि मन ही मन में इस घर की हर सांस की जिम्मेदारी महसूस करने लगा। बारिश वाली रात के बाद मालकिन पहले से ज्यादा शांत और गंभीर हो गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सा अपनापन आ गया था। वह मुझसे कम बोलती थी, लेकिन जब भी नजरें मिलती तो उनकी आंखों में भरोसा झलकता था। साहब कई दिनों तक शहर से बाहर रहे और घर में एक तरह की शीतता आ गई थी। बिना बहस, बिना आवाज, बिना तनाव मालकिन अपने कमरे में रहती, किताबें पढ़ती या खिड़की से बाहर देखती रहती।